नमस्कार और हमारे साथ इस खास जानकारी के सफ़र में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी पर बात करने वाले हैं जिसने कई जिंदगियों पर असर डाला है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी। ये वो हालत है जिसमें आप जानती हैं वक्त के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती हैं। हमारा फोकस आज रहेगा सेरेप्टा थेरेप्यूटिक्स नाम की कंपनी पर जो डीएमडी का इलाज खोजने में जुटी है और उनके एक अहम क्लिनिकल ट्रायल एसेंस स्टडी के नतीजों पर। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो सेरेप्टा की 2 दवाओं वयोंडिस 53 यानी गोलोडिसन और अमोंडिस 45 कैसिमरसन और उनके इस एसेंस अध्ययन के नतीजों का विश्लेषण करती है। आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई ये दवाएं काम कैसे करती हैं, इस लंबे चले अध्ययन से क्या पता चला और सबसे ज़रूरी डीएमडी से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों के लिए इन नतीजों के क्या मायने हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो पहले थोड़ा डीएमडी को समझ लेते हैं। ये एक जेनेटिक कंडीशन है ना? ज़्यादातर लड़कों में होती है और मांसपेशियां लगातार कमज़ोर होती हैं। और सेरेप्टा थेरेप्यूटिक्स ये अमेरिकी कंपनी है जो इसके इलाज पर काम कर रही है। उनकी ये 2 दवाएं वायोंडिस 55 और अमुंडिस 45 एक खास तकनीक पर आधारित हैं जिसे एक्सॉन स्किपिंग कहते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा टेक्निकल लगे पर इसका आइडिया ये है कि शरीर को डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन का एक छोटा पर शायद काम करने लायक वर्जन बनाने में मदद करना। यही वो प्रोटीन है जिसकी कमी से डीएमडी में मांसपेशियां कमजोर होती हैं। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये एक्सॉन स्किपिंग टेक्निक देखिए जेनेटिक मेडिसिन में वाकई एक बड़ा कदम है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे डीएनए में प्रोटीन बनाने के निर्देश होते हैं ना, जैसे कोई रेसिपी हो। डीएमडी में क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की रेसिपी है उसमें एक गड़बड़ी आ जाती है, एक टाइपो समझ लीजिए। तो शरीर सही प्रोटीन बना ही नहीं पाता। एक्सॉन स्किपिंग दवाएं वो क्या करती हैं, वो शरीर की जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है ना, उसे इंस्ट्रक्शन देती हैं कि रेसिपी पढ़ते वक्त उस गड़बड़ वाले हिस्से को मतलब एक्सॉन को छोड़ दो, उसे स्किप कर दो। और यहाँ बात मज़ेदार हो जाती है। ऐसा करने से एकदम परफेक्ट पूरा प्रोटीन तो नहीं बनता, पर हाँ एक छोटा थोड़ा कटा हुआ वर्जन बन जाता है। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वो मांसपेशियों की कोशिकाओं के स्ट्रक्चर, उनकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोशिकाएं नाजुक हो जाती हैं और धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो एक्सॉन स्किपिंग का लक्ष्य यही है कि भाई अगर 100% सही प्रोटीन ना भी मिले पर एक छोटा काम चलाऊ वर्जन भी बन जाए तो शायद वो मांसपेशियों को कुछ सहारा दे सकें, उनकी टूट-फूट कम कर सकें और बीमारी को थोड़ा धीमा कर सकें। ये एक बहुत ही टारगेटेड तरीका है डीएमडी जैसी बीमारियों के इलाज का। हाँ, ये तो बातें बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लगती है। तो इसी तकनीक पर आधारित दवाओं वेयोंडिस 53 और अमोंडिस 45 को टेस्ट करने के लिए ही ये एसेंस स्टडी की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और एसेंस कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं था, ये एक बड़ा ग्लोबल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल था। मतलब इसमें कई देशों के मरीज शामिल थे और ये काफ़ी लंबे वक्त तक चला। कुछ मरीजों को तो लगभग 9 साल तक फॉलो किया गया, जिसमें वो 96 हफ्ते यानी करीब 2 साल का प्लेसिबो कंट्रोल्ड पीरियड भी शामिल था। इतने लंबे और बड़े अध्ययन दुर्लभ बीमारियों में कम ही होते हैं। अच्छा, और इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मतलब वैज्ञानिक क्या खास चीज नापना चाह रहे थे? देखिए, हर स्टडी का एक मुख्य सवाल होता है जिसे हम प्राइमरी एंड पॉइंट कहते हैं। एसेंस स्टडी में प्राइमरी एंड पॉइंट था 6 मिनट वॉक टेस्ट यानी 6MWT में मरीजों के प्रदर्शन में बदलाव। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है ये देखने का कि कोई मरीज 6 मिनट में कितनी दूर चल सकता है। इसे मांसपेशियों की सहनशीलता और चलने फिरने की क्षमता का एक अहम इंडिकेटर माना जाता है, खासकर डीएमडी जैसी बीमारियों में जहां ये क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले शायद 4 सीढ़ी चढ़ने की बात हुई थी, पर जो मुख्य स्रोत हैं वो 6MWT को ही प्राइमरी एंड पॉइंट बताते हैं। तो एसेंस का मुख्य लक्ष्य यही 6 मिनट वॉक टेस्ट था। शुक्रिया ये साफ करने के लिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो इतने बड़े और लंबे चले अध्ययन के बाद नतीजे क्या निकले? मैंने सुना है कि वो शायद उतने पॉजिटिव नहीं थे जितनी उम्मीद थी, खासकर ये देखते हुए कि ये दवाएं तो पहले से ही एक तरह से बाजार में हैं। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अध्ययन के जो मुख्य नतीजे आए वो सच कहूं तो निराशाजनक थे। प्राइमरी एंड पॉइंट के लिहाज से यानी 6 मिनट वॉक टेस्ट के प्रदर्शन में जिन मरीजों को वेयोंडिस 53 या अमोंडिस 45 मिली
उनमें प्लेसिबो यानी जिन्हें दवा नहीं मिली उनकी तुलना में कोई सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं था। सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ये शब्द अक्सर हम सुनते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं कि इसका मतलब क्या है और ये इतना अहम क्यों है? और आपने कहा कि दवाएं पहले से उपलब्ध हैं, ये कैसे? मतलब अगर ट्रायल फेल हुआ तो दवा बाजार में कैसे है? हाँ, जरूर। पहले सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण को समझते हैं। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में जब हम कहते हैं कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दवा वाले ग्रुप और प्लेसिबो वाले ग्रुप में थोड़ा फर्क दिखा। इसका मतलब है कि गणितीय विश्लेषण के आधार पर इस बात की संभावना बहुत ही कम है, आमतौर पर 5% से भी कम, कि ये जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक या किस्मत से है। हम काफी हद तक यकीन कर सकते हैं कि ये फर्क दवा के असली असर की वजह से है। ये वैज्ञानिक सबूत का एक बहुत ऊंचा पैमाना है और FDA जैसी रेगुलेटरी एजेंसियां पूरी मंजूरी देने से पहले ऐसा पक्का सबूत चाहती हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि दवाएं पहले से कैसे उपलब्ध है। हाँ, तो ये दवाएं FDA ने त्वरित अनुमोदन यानी एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रक्रिया के तहत मंजूर की थीं। वायोंडिस 53 2019 में और एमोंडिस 45 2021 में। त्वरित अनुमोदन गंभीर बीमारियों की उन दवाओं को मिलता है जो किसी ऐसे सरोगेट एंड पॉइंट पर असर दिखाती हैं जिससे लगता है कि आगे चलकर मरीज को असली क्लिनिकल फायदा होगा। इन दवाओं के मामले में वो सरोगेट एंड पॉइंट था शरीर में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का बढ़ना। FDA ने माना कि डिस्ट्रोफिन बढ़ना शायद मरीजों के लिए फायदेमंद होगा, इसलिए दवा जल्दी उपलब्ध करा दी। लेकिन त्वरित अनुमोदन की शर्त होती है कि कंपनी को बाद में और स्टडी करके ये साबित करना होगा कि दवा सच में मरीजों को क्लिनिकली फायदा पहुंचाती है, जैसे कि उनकी चलने की क्षमता सुधार कर। एसेंस स्टडी यही कंफर्म करने के लिए थी ताकि त्वरित अनुमोदन को पूर्ण अनुमोदन यानी फुल अप्रूवल में बदला जा सके। इसीलिए एसेंस का प्राइमरी एंड पॉइंट पूरा न कर पाना एक बड़ा झटका है। अच्छा, आप समझा। तो त्वरित अनुमोदन एक तरह की शुरुआती मंजूरी थी, पर एसेंस को पक्का करना था कि दवा काम करती है, जो वो सांख्यिकी रूप से साबित नहीं कर पाई। लेकिन क्या सरेप्टा ने इन नतीजों का कोई कारण बताया है? कोई बाहरी वजहें थीं क्या जिन्होंने नतीजों पर असर डाला हो? हाँ, सरेप्टा ने कुछ अहम बातें सामने रखी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कोविड-19 महामारी ने एसेंस स्टडी पर बहुत बुरा असर डाला। आप सोचिए ना, लॉकडाउन थे, आने जाने पर पाबंदी थी, अस्पतालों पर कितना दबाव था। इन सब वजहों से मरीजों के लिए रेगुलर क्लिनिक आना, जांच करवाना, टाइम पर दवा लेना, ये सब बहुत मुश्किल हो गया होगा। कई विजिट्स मिस हुई, डेटा कलेक्शन में दिक्कतें आईं और शायद इलाज की कंटिन्यूटी भी प्रभावित हुई। सरेप्टा का यही कहना है कि इन मुश्किलों ने स्टडी के नतीजों